नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो दोनों बिछड़े भाई मिल गए। मेले जैसा ही माहौल था। पहले पुरानी फिल्मों में एक सीन बार बार क्रिएट किया जाता था। आजकल तो वो फार्मूला नहीं चलता है, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हुआ फिल्मों में कि अब उसमें कोई रहस्य रह नहीं गया। बचपन में मेले में दो भाई बिछड़ जाते थे, और बाद में जब फिल्म समाप्त होने वाली होती थी तो मिल भी जाते थे। कभी मेले में, कभी झमेले में, कभी दूसरी वजह से। तो मुंबई में दो भाई मिले हैं आपस में। वो मेला है, झमेला है, क्या है ये आप तय करिए। लेकिन करीब करीब 2 दशक के विछोह के बाद और एक दूसरे के खिलाफ जबानजोरी के बाद, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद, दोनों को एहसास हुआ कि बिना मिले अब काम चलेगा नहीं। क्योंकि दोनों की हालत ही इतनी खराब हो चुकी है। और जो कभी बाल ठाकरे के समय मातोश्री का, शिवसेना का एक रुतबा हुआ करता था, उनके समय तो खैर बाल ठाकरे की थोड़ी इज्जत भी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गुंडागर्दी जो आजकल देखने को मिल रही है उस समय नहीं होती थी। गुंडागर्दी उस समय भी थी। कभी तमिल भाषियों को, कभी दक्षिण के दूसरे लोगों को, और बाद के वर्षों में बिहार के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को, यानी उत्तर भारत के गरीब लोगों को भी, मजदूरों को भी, साइकिल पोलर जो रिक्शे चलाते हैं, जो ठेली लगाते हैं, जो रेहड़ी पर सामान बेचते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाने लगा था। और ये बेशर्मी जो है, ये हिंदी के विरोध में पहले भी और अब भी। इस बार तो हमने और आपने देखा है कि एक राजस्थान के जयपुर के जो स्वीट्स की दुकान चलाते हैं, शायद भयंदर के इलाके में, वहां जाकर के उनको मनसे के गुंडों ने मारा पीटा, थप्पड़ मारे, ऑन कैमरा मारे। और इसको लेकर के बहुत तीखा और पूरे देश में विरोध ही नहीं, आक्रोश देखा गया। और इस बीच अमित शाह ने चूंकि पुणे का दौरा किया और वहां उनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया। उसको लेकर के भी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया कि भाई आप केवल चेतावनी मत दीजिए, एक्शन लीजिए। जो भी इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं हिंदी विरोध के नाम पर और मराठी के पक्ष में, उन पर आप एक्शन लीजिए। मराठी का पक्ष लें, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की अन्य भाषा अगर कोई बोल रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, आप उसको थप्पड़ मारेंगे, आप उसको पीटेंगे, तो ये चीजें बर्दाश्त से बाहर की चीज है। और ये चीजें अगर महाराष्ट्र के बाहर जहां जहां मराठी रहते हैं उनके साथ होनी शुरू हो गई, तो इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास में? लेकिन ये चीजें क्यों की जा रही थी? और अचानक अब 5 जुलाई को वर्ली में एक बड़ी सभा करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आकर के अब जिंदगी साथ रहने की कस्में क्यों खाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसको जरा समझने की जरूरत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाल ठाकरे के समय मातोश्री का जो एक रवाब था, एक रुतबा था, एक साख थी, जो एक इज्जत थी, वो उद्धव ठाकरे की राजनीति ने मिट्टी में मिला करके रख दी है। वो एक पुरानी कहावत है, 3 में न 13 में।
आज इनकी यही हालत हो गई है। बाल ठाकरे तो जब तक रहे वो तो पदों के पीछे भागे नहीं। उन्होंने तो दो दो मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार के बाहर के बनवाए। पहले मनोहर जोशी को बनवाया और उसके बाद जो है नारायण राणे को बनाया। मनोहर जोशी स्पीकर भी रहे लोकसभा में। नारायण राणे उस समय असहज हो गए जब उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी गई और उद्धव ठाकरे ने फिर अपने हिसाब से शिव सैनिकों को हाँकना शुरू कर दिया। और कुल मिलाकर के जो उनका व्यवहार था जब वो मुख्यमंत्री बने तब और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी जो व्यवहार था वो शिव सैनिक ही सहन करने को तैयार नहीं थे। इसलिए ऐसा मेरे विचार से बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपकी सत्ता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी हैं। क्योंकि जो तीन पार्टियां साथ में मिलकर के आई थी देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने के लिए, तो उनमें 56 सीटें शिवसेना के पास थी, 54 सीटें एनसीपी के पास थी, 44 सीटें कांग्रेस के पास थी। इसके बावजूद आपकी पार्टी टूट जाए, आपकी नाक के नीचे से 40 एमएलए निकल जाएं और आपको पता ही ना चले, ना आपके खुफिया तंत्र को, ना आपके सहयोगियों को, किसी को पता ना लगे, तो ये कोई कम झटका नहीं था उद्धव ठाकरे के लिए। और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं लोकसभा में, जो एक हवा बह रही थी उसमें कांग्रेस को भी फायदा हो गया, उद्धव ठाकरे को भी, एनसीपी को भी, शरद पवार को भी। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? सबसे बड़ा दल फिर भी 288 के सदन में उद्धव ठाकरे की ही पार्टी थी, जिसको विधानसभा की 20 सीटें मिल गई, 288 में केवल 20। और कांग्रेस शायद 13 पर अटक गई और शरद पवार तो 10 सीटों पर ही अटक करके रह गए। तो असली शिवसेना किसकी है ये महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जब उद्धव ठाकरे को बताया और आईना दिखाया तो इनकी समझ में आ गया कि लोकसभा चुनाव में तो एक बार काठ की हांडी चढ़ गई। जो अखिल भारतीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ के 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं, अब की बार 400 पार, क्योंकि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे, जातीय जनगणना नहीं होने देते क्योंकि गरीबों के खिलाफ जाकर के काम करना, तो उसमें झटका लग गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने बता दिया कि हम किसके साथ हैं और असली शिवसेना हमारे लिए वो है जो आपसे टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गई थी। और कौन नहीं जानता है कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे और जब सीटों के लिए मारामारी हो रही थी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार के बीच में, और इससे भी बड़ी मारामारी ये हो रही थी, उद्धव ठाकरे ये चाह रहे थे, खुद भी बयान दिए, दिल्ली तक आए कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत करने के लिए, यहाँ 5-6 दिन पड़े रहे, मुलाकात हुई नहीं हुई, लेकिन वापस मुंबई लौटे और उनको एहसास हो गया कि उनको कोई भी ये एश्योर करने को तैयार नहीं है कि उनकी महायुति को अगर विधानसभा चुनाव में बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। उनको देवेंद्र फडणवीस को रोकने के लिए केवल यूज किया गया था मुख्यमंत्री का पद दे करके। ये बात उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए और आगे के सपने देख रहे थे कि अगर फिर से इन लोगों को बहुमत मिल जाएगा तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
लेकिन बहुमत तो तब मिलता जब महाराष्ट्र की जनता इन पर मेहरबान होती। वो तो मेहरबान हुई देवेंद्र फडणवीस पर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर, एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर। अकेले भारतीय जनता पार्टी को ही 132 सीटें मिल गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें मिल गई और अजित पवार को भी 40 सीटें मिल गई, शायद 43 या 43 सीटें मिल गई। और ये तीनों महायुति मिलकर के भी 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। और ये जो साथ आए हैं वर्ली की रैली में, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये क्यों आए हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय भी, 2024 के और विधानसभा चुनाव के समय भी दोनों कॉलर खड़े किए हुए थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल करके और पता नहीं किस किस तरह की बातें एक दूसरे के बारे में कर रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव, जिसमें राज ठाकरे ने मनसे की तरफ से 125 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए थे, 3 को छोड़ करके बाकी सब की जमानत जब्त हो गई। बाकी का तो छोड़ दीजिए, उनका बेटा अमित ठाकरे माहिम की सीट से बुरी तरह हार गया। और अगर मनसे का कैंडिडेट वर्ली सीट पर खड़ा ना होता तो मिलिंद देवड़ा वहां से भी जीत गए होते, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और उद्धव ठाकरे का बेटा भी हार गया होता। मनसे के कैंडिडेट को जितने वोट मिले उसकी वजह से मिलिंद देवड़ा हार गए और उद्धव ठाकरे के बेटे की सीट निकल गई। दोनों बिछड़े हुए भाइयों को इस बात का एहसास हो गया। उद्धव ठाकरे को तो इस बात का एहसास हो गया कि जो पार्टी टूटी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 13 एमपी निकल गए उस समय, उसने उनका जनाधार बुरी तरह ध्वस्त किया है, प्रभावित किया है। और ये जो महायुति बनी हुई है कांग्रेस और शरद पवार के साथ, उनके नेतृत्व वाली शिवसेना की, अब इसमें भी उनकी इज्जत रह नहीं गई है। वो उस तरीके से अपनी चला नहीं पा रहे हैं। नंबर 3, उनका चेहरा हिंदू विरोधी बनता जा रहा है, जो बाला साहब ठाकरे की यूएसपी हुआ करती थी। तो वो कहीं ना कहीं शरद पवार और कांग्रेस की राजनीति के चक्कर में उससे हट गए हैं, डिग गए हैं, और जो महाराष्ट्र का हिंदू है वो भी उनसे नाराज है। विधानसभा चुनाव ने ये तय कर दिया। तो उनके लिए भी ये संकेत था कि अब बहुत लंबे समय तक वो इस महायुति में रह नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ दोनों भाइयों के बीच में हुआ है, आपको क्या लगता है? इसके बाद शरद पवार और कांग्रेस पार्टी क्या राज ठाकरे को भी उसी तरीके से गले से लगाएंगे जैसे उद्धव ठाकरे को उन्होंने शुरू में लगाया था, भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में आने से रोकने के लिए? मुझे नहीं लगता। राज ठाकरे के लगभग सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त होना, उनके बेटे का माहिम में हार जाना, उनके लिए ये संदेश और संकेत था कि आपकी कहानी और किस्सा सब खत्म हो रहा है, इसलिए मरते क्या ना करते। उन्होंने सोचा कि बहुत लड़ लिए और इस लड़ाई के चक्कर में दोनों की जमीनें खिसक चुकी हैं, इसलिए एक विवाद शुरू किया गया। एक फिर से वही पुराना हिंदी का विरोध करो, जैसे ये दक्षिण भारतीयों का विरोध करते थे, उत्तर भारतीयों का विरोध करो। हिंदी बनाम मराठी, पहले तो इन्होंने ये किया ना कि
पूरी मुंबई में और कुछ दूसरी जगहों पर भी दुकानों पर यह अनिवार्य कर दिया कि आपको मराठी में दुकान का नाम लिखना ही पड़ेगा, प्रोपराइटर का नाम लिखना ही पड़ेगा। अब हालत ये हो गई है कि सब्जी वालों को पीट रहे हैं, ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, मिठाई की दुकान वालों को पीट रहे हैं, उनके वीडियो बना रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। दोनों भाइयों के भाषण बड़े दिलचस्प थे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें अगर मराठी के लिए, मराठी के गौरव के लिए गुंडे बताया जा रहा है तो हाँ, हम गुंडे हैं, यानी मराठी के लिए हम गुंडे हैं। और वो कहते हैं कि अगर हम साथ आए हैं तो अब साथ ही रहेंगे। तो भाई, पहले साथ रहने से किसने रोका था? आप लोगों की जो ईगो थी वो तो 7वें आसमान पर थी, और इनसिक्योरिटी भी। बाला साहब ठाकरे के समय ही तो राज ठाकरे नाराज होकर के अलग हो गए थे, क्योंकि उनको तरजीह मिलनी बंद हो गई थी संगठन में, उनकी चलनी बंद हो गई थी। उनको लगा था कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा तो जो शिवसेना मैंने खड़ी की है उद्धव ठाकरे के राजनीति में आने से पहले, तो बहुत बड़ा कैडर तो मेरे साथ आ जाएगा। और जिस तरीके से वो बोलते थे, जिस तरीके से वो व्यवहार करते थे, वो भी बाल ठाकरे के थोड़ा सा मिलता जुलता था। तो उस समय बहुत सारे जो बाल ठाकरे के समर्थक थे उनको भी ये गलतफहमी थी कि उद्धव ठाकरे में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है जो राज ठाकरे में दिखाई दे रही है। लेकिन बाल ठाकरे के बेटे होने का फायदा उद्धव ठाकरे को मिला और राज ठाकरे लगभग इरिलीवेंट हो गए। केवल एक चुनाव में इनके 10 एमएलए जीत करके आए थे, 9 या 10 एमएलए, शायद 2009 का चुनाव था। बाकी तो इस बार तो खाता भी नहीं खुला, बेटा भी चुनाव हार गया। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली, उसने तो इनको भीतर तक हिला करके रख दिया। और कोशिश इन्होंने बहुत की, जब एकनाथ शिंदे के बजाय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, कि किसी तरीके से शिंदे को भड़काओ कि उनका अपमान हो गया, उनका अपमान हो गया। लेकिन वो चीजें सिरे चढ़ी नहीं, समय लगा उनको भी समझने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हें समझाने के लिए कि आपकी 57 सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की 132 सीटें आई हैं। आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आपको पैन महाराष्ट्र का लीडर बनाने का भी अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उससे पहले मंत्री जरूर रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन उनकी पहचान अखिल महाराष्ट्र की नहीं थी, पूरे महाराष्ट्र की नहीं थी। ठाणे, कल्याण और कुछ दूसरी जगहों पर उनका प्रभाव था। तो अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे महाराष्ट्र में जाने पहचाने गए, महाराष्ट्र के बाहर भी उनकी पहचान बनी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण थी। उन्होंने जो अवसर दिया मुख्यमंत्री बना करके, उसकी वजह से थी। और भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत थी उनकी, क्योंकि वो शिवसेना तोड़ करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों के नेक्सस की वजह से और कांग्रेस के समर्थन की वजह से 2019 में भाजपा और शिवसेना की 160 से ज्यादा सीटें आने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में दूसरी बार निरंतरता में सरकार नहीं बन पाई थी। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी उनकी पार्टी तोड़वा करके सबक सिखाया, और बाद में अजीत पवार भी अपने चाचा से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, तो शरद पवार को भी बताया कि किसी का हक मारने का सिला क्या कैसे मिलता है और उसका नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन अब दोनों भाई साथ आए हैं
और जो खेल इन्होंने शुरू किया है, राज ठाकरे का भाषण अगर आप देखें वर्ली रैली का, तो अगेन वो उसी तरफ लेकर के जाता है जिस अराजकता के लिए इनकी पहचान रही है। उनके भाषण का वो हिस्सा कि साहब मारपीट मत करो, लेकिन अगर किसी को पीट ना पड़े तो उसका वीडियो मत बनाओ और कान के नीचे जरा ठीक से पिटाई करो। क्या मतलब है? आप सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें करेंगे? और लोगों का आक्रोश इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री का ये दायित्व होता है कि कोई भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा है, भड़काने वाला भाषण दे रहा है, लोगों को भड़का करके किसी को पीटने के लिए कह रहा है, और उनके अगर गुंडे लोगों की पिटाई कर रहे हैं तो आप मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही हम एक साथ आए हैं, यानी ये मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इतने ताकतवर नेता हैं कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऐसे ही सिर पिटते रहेंगे और हमारा जो जनाधार रहा सहा है वो भी जाता रहेगा। एक ऑडियो सुनवाना चाहता हूं, उस रैली के बाद का है। ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, एक एजेंसी से बात करते हुए ये किस भाषा में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, जरा सुनिएगा। एक रेहड़ी वाले, एक ठेली वाले, एक स्वीट कॉर्नर वाले को आप हिंदी बोलने पर कान के नीचे उसकी पिटाई करेंगे, और आपकी अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सदस्य है, वो कैमरे पर हिंदी में अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, उनको आप कुछ नहीं कहेंगे। सुन लेते हैं और आपको समझ में आएगा कि इनकी राजनीति, इनकी दलीलें कितनी खोखली है। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं। और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए अन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक क्षण है, जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है, और यही उत्साह अब आने वाले समय में दिखेगा। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए। ये मराठी में ही बोल रही होंगी, और अगर हिंदी में बोल रही हैं तो राज ठाकरे को कहना चाहिए अपने लोगों को कि कान के नीचे या यहां नहीं करेंगे, गरीबों पर ही चलती है। और जो अमीर मुंबई में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी फिल्में बनाते हैं, उनके कान के नीचे भी लगवाएंगे क्या? है इतनी हिम्मत? तो फिर सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन से लेकर के अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब हिंदी फिल्में बनाते हैं, इनके कान के नीचे भी रखवाओ। लेकिन आपको ये जो नफरत भरी, विभाजनकारी राजनीति करनी है, लोगों को भड़काना है और गरीबों को पिटवाना है, क्योंकि जो बड़े हैं उन पर तो आपका वश चलेगा नहीं, वहां तो आप ये काम कर नहीं सकते। इस तरह की विद्वेषपूर्ण, विभाजनकारी, नफरत भरी राजनीति कोई इस देश में एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। आपको, दोनों भाइयों को अगर ठोकर लग चुकी है, टक्कर लग चुकी है, और लोगों ने आपको अगर शिक्षा दे दी है, सजा दे दी है, और आपको लगा कि आपको साथ आना चाहिए,
फिर से, तो उसके लिए ये विभाजनकारी और नफरत भरी भाषा और तौर तरीके अपनाने की जरूरत नहीं थी। मराठी सब सम्मान करते हैं मराठी का, मराठा मानुस का भी सब सम्मान करते हैं, सब जय महाराष्ट्र बोलने को भी तैयार है। लेकिन आप हिंदी विरोध का नारा बुलंद करके और लोगों को पीटेंगे, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।